गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप अच्छे ही होंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए हम पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान अर्थात 12th क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। लेकिन जो ये टॉपिक है एंजाइम वाला, ये केवल 12th क्लास जीव विज्ञान के लिए ही नहीं, ये तो बीएससी, एमएससी और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिसमें जर्नल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर एंजाइम से प्रश्न जरूर आता है। एंजाइम से कुछ ना कुछ प्रश्न तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम क्रिया की विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजाइम क्रिया की विधि कि भैया एंजाइम कार्य कैसे करता है, एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एंजाइम क्या होता है, हमने पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि जैविक कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एंजाइम है ना, जो एंजाइम है वो प्रोटीन प्रकृति के, मतलब प्रोटीन से बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक क्रियाओं को, जो जीवों में जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैविक क्रियाएं मतलब क्या होती है? जैसे श्वसन, भोजन का पाचन आदि। और उत्प्रेरित करना मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, कि मतलब पाचन की क्रिया को बढ़ा देते हैं एंजाइम, श्वसन की क्रिया को बढ़ा देते हैं। आ रही बात आपको समझ में? एंजाइमों के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, हम तो मर जाएंगे एंजाइमों के बिना। और एंजाइमों का संश्लेषण कहाँ होता है बच्चों? जीवों में होता है, इसलिए इसे जैविक उत्प्रेरक भी कहते हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम क्रिया की विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एंजाइम कार्य कैसे करता है, कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, सबसे पहले तो क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है, मतलब कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। देखो समझना, माना कि कोई क्रिया हो, माना कि जैसे देखो लिपिड का पाचन हो रहा है, माना कि क्या हो रहा है बच्चों? माना कि लिपिड का पाचन हो रहा है और बहुत धीरे 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 हो रहा है। अब क्या होगा बच्चों? अब लाइपेज एंजाइम क्या बोलेगा? अरे ये तो बहुत धीरे धीरे पाचन हो रहा है, लो मैं मदद करता हूं, मैं करवाता हूं पाचन, क्योंकि लाइपेज लिपिड का पाचन करवा देता है। लिपिड का पाचन करवाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। कौन सा एंजाइम है बच्चों? लाइपेज एंजाइम। कौन सा है? लाइपेज एंजाइम। अब ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? लिपिड के पास में जाएगा और लिपिड से जुड़ जाएगा। ठीक है, लिपिड क्या है? क्रियाधार है। एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। तो लाइपेज एंजाइम और लिपिड ही क्रियाधार है। लाइपेज LY लाइपेज एंजाइम और LI लिपिड क्रियाधार है। आ रही है बात आपको समझ में? दोनों जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? एंजाइम और क्रियाधार जटिल का निर्माण हो जाएगा। मतलब कि लाइपेज लिपिड जटिल का निर्माण हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। ये जटिल मतलब क्या होता है? बड़ा अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एक बड़ा अणु बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सक्रिय ऊर्जा में कमी हो जाती है। उसके बाद में क्या हो जाता है बच्चों? सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है उसके बाद में? सक्रिय ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं, यहां पर हमने क्या पढ़ा है? यहां पर हमने क्या पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं एंजाइम क्रिया की विधि, कि एंजाइम कार्य कैसे करता है। एंजाइम कार्य कैसे करता है? तो एंजाइम ऐसे कार्य करता है कि एंजाइम सबसे पहले तो क्या करता है? क्रियाधार से जुड़ जाता है। ठीक है, और क्रियाधारी तो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो एंजाइम क्या करता है? अब देखो कोई भी जब क्रिया चालू होती है ना, तो उसको चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादातर है ना, ज्यादा ही होता है। देखा जाए तो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? क्रियाधार जब क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उस दौरान जो सक्रिय ऊर्जा खर्च होती है उसके मान को ये कम कर देते हैं,
या अगर हम शॉर्ट में देखें, इतनी रामायण में हम माथा पच्ची इतनी महाभारत ना देखें, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट में देख लो कि एंजाइम है क्रियाधार से जुड़ेगा तो एक बड़ा अणु बन जाएगा जिसको जटिल या कॉम्प्लेक्स या संकुल कहेंगे। क्या बन गया, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही एंजाइम क्रियाधार जटिल या एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इंग्लिश के अंदर, है ना, तो क्या हो जाएगा उसके बाद में, सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी। अब हम एक एक देखेंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनता है, या मतलब एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कैसे होता है। फिर हम क्या देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा में कमी हो रही है। देखिए, बने रहिए मेरे साथ, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, एंजाइम एक नंबर पे क्या हो रहा है, एंजाइम क्रियाधार जटिल अर्थात संकुल का निर्माण होना। देखो, कोई क्रियाधार है, क्रियाधार क्या होते हैं, इनको क्रिया कारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, क्रिया कारक भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये, क्रिया कारक भी इनको कह सकते हैं। क्रिया कारक क्या होते हैं, क्रिया कारक वह होते हैं जो आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं बच्चों, क्रिया कारक से ही तो क्या बनता है, क्रिया का होने के कारण उत्पाद बनता है। क्रिया कारक के अणु आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंजाइम है वो क्रियाधार अर्थात क्रिया कारक के अणुओं से क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एंजाइम और क्रियाधार जटिल का निर्माण हो रहा है या एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो रहा है, और ये बच्चों अस्थायी होता है। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार जो संकुल बना है या जो एंजाइम क्रियाधार जो जटिल बना है ना, ये अस्थायी है। अब क्या होगा, एंजाइम में से क्रियाधार जब अलग होगा, एंजाइम में से क्रियाधार जब अलग होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। और एंजाइम की संरचना में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अभिक्रिया से पहले भी वैसे ही बने रहते हैं, अभिक्रिया के बाद में भी ये वैसे ही बने रहते हैं, मतलब इनकी संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, यहां पर हमने ये पढ़ा बच्चों कि यहां पर हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले तो क्या हो रहा है, एंजाइम क्रियाधार से क्रिया कर रहा है, एंजाइम क्रियाधार से जुड़ रहा है, एंजाइम क्रियाधार संकुल बन रहा है। फिर एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसा है, अस्थायी है, तो इस अस्थायी एंजाइम क्रियाधार संकुल में से क्या निकल जाएगा, क्रियाधार बाहर निकल जाएगा। और जब क्रियाधार बाहर निकलेगा तो ये उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगा, तो एंजाइम यूं का यूं रह जाएगा और क्रियाकारक या क्रियाधार अब क्रियाधारक नहीं रहेंगे, बल्कि किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। चित्र को देखिए, बिल्कुल आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, एंजाइम दिखाया गया है आपको, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया बच्चों, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक एंजाइम दिखाया गया है। क्या है ये, एक ये जो ये गोला गोला सा जो ये है ना, ये एंजाइम है। और एंजाइम का अणु क्रियाधार की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। एंजाइम का अणु क्रियाधार की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। आप देखिए कितना बड़ा है, और ये तो देखो कितना सा छोटा सा है। आ रही है बात आपको समझ में। अब क्या होता है, एंजाइम के ऊपर विशेष प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सक्रिय स्थल बोलते हैं। ये रहा ये स्थल, एंजाइम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। और क्रियाधार के ऊपर भी कुछ ऐसे स्थल पाए जाते हैं। आ रही है बात आपको समझ में। तो क्रियाधार क्या करता है, इन सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। क्रियाधार के अणु एंजाइम के इन सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं। अब ये देखो, ये तो क्या है बच्चों, ये क्या है, ये तो है एंजाइम, ये तो क्या है एंजाइम, और ये क्या है, क्रियाधार है। ये एंजाइम और क्रियाधार दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया बच्चों, एक क्या बन गया, मध्यवर्ती सम्मिश्र बन गया, या एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया। इस मध्यवर्ती सम्मिश्र को क्या बोल सकते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल भी कह सकते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया। ये आ रही बात आपको समझ, क्या बन गया, ये एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया। अब ये क्या होता है बच्चों, अस्थायी होता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल क्या होता है, अस्थायी होता है। अब इस अस्थायी एंजाइम क्रियाधार संकुल में से जो ये क्रियाधार के अणु हैं, ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, और एंजाइम अलग हो ही जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है बच्चों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम क्रिया की विधि, एंजाइम क्रिया की विधि की किस प्रकार से एंजाइम आपस में क्रिया, मतलब एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो
एंजाइम क्रियाधार के अणुओं से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल या जटिल बनाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है और क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित होकर अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ना, आप ध्यानपूर्वक देखो ना, एंजाइम और क्रियाधार मिलकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल बना रहे हैं, जिसको मध्यवर्ती सम्मिश्र कहते हैं। फिर कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये अस्थायी होगा, ये क्या होगा, ये अस्थायी होगा और इसमें से क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और ये क्रियाधार उत्पाद बनके अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। एंजाइम की सतह पर विशेष स्थल पाए जाते हैं जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। ये रे वो सक्रिय स्थल, ये रे सक्रिय स्थल। ठीक है ना, ये सक्रिय स्थल बहुत पास पास होते हैं। क्रियाधार के अणु इन सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं जिससे एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। जिससे क्या बनता है बच्चों, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है। देखो सक्रिय स्थल, एंजाइम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। क्रियाधार के अणु इन सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं जिससे क्या बनता है, एक मध्यवर्ती सम्मिश्र बनता है जिसे क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ बच्चों कि जिसके कारण क्रियाधार के अणु भी अत्यंत पास पास आ जाते हैं एवं क्रियाधार के अणुओं के मध्य में नए बंध बनते हैं एवं क्रियाधार के अणुओं के मध्य में बंध बनने से उत्पाद के अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उत्पाद के अणु बन जाते हैं। फिर ये उत्पाद के अणु एंजाइम से पृथक हो जाते हैं। देखो ये रे एंजाइम के ऊपर ये सक्रिय स्थल है, इन सक्रिय स्थलों से क्रियाधार के अणु जुड़ गए। ठीक है, तो क्या बन गया, मध्यवर्ती सम्मिश्र या एंजाइम क्रियाधार संकुल बन गया। फिर क्या होगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्रियाधार के अणु हैं वो पास पास आ जाएंगे, आपस में बंध बनाएंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। एंजाइम अलग हो जाएगा और वापस नए क्रियाधारों से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? देखिए, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया को निम्न सिद्धांतों द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूं, वापस समझना। देखो समझना, जैसे माना कि ये है ना कोई शादी का समारोह स्थल है। क्या है ये, कोई शादी का समारोह स्थल है। अब यहाँ पर है ना लोग बाग है ना खाना खाने आ गई है, ये 3-4 लोग हैं। ठीक है, अलग अलग आदमी, ये कोई आदमी है, ये कोई औरत है, ये कोई बच्चा है, ये कोई बच्ची है, ये कोई वृद्ध महिला है, ये कोई 18 वर्षीय युवती है। अलग अलग लोग आए हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, रुको इस चित्र को वापस मिटाता हूँ, अलग तरह से समझाते हैं आपको, समझना। देखिए ये कोई 18 वर्षीय युवक है, ये 18 वर्षीय युवती है, ये एक अंकल जी हैं। ठीक है, फौज के अंदर है, ये है रेलवे के अंदर, ये चपड़ासी है भैया, ये कोई IAS ऑफिसर है, ये कोई कलेक्ट्रेट है, ये कोई प्राइवेट टीचर है। आ रही है बात आपको समझ में? ये एक वृद्ध महिला है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति हैं। ये क्या है, ये अलग अलग व्यक्ति और कितने दूर दूर है, क्योंकि इसका घर यहाँ पर है, इसका घर यहाँ पर है, इसका घर यहाँ पर, इसका घर यहाँ पर है। आप और मेरी भी स्थिति ऐसी है कि हम दोनों क्या है, आप अलग जाना, कोई जयपुर बैठा है, कोई कलकत्ता बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, अलग अलग बैठे हैं सब। ठीक है, अब क्या हो, अगर इन सबको शादी का कार्ड दें अपन एक, तो ये एक ही विवाह स्थल में, एक ही समारोह स्थल में, एक गार्डन में जाएंगे खाना खाने के लिए, सब पास पास आ जाएंगे। और पास पास आएंगे तो ये जो नए नए लोग हैं आपस में एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे आपस में, और इन सबके बीच में बंध बनेंगे, दोस्ती हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? तो यही तो यहाँ पर हो रहा है एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर, कि जो क्रियाधार के अणु होते हैं ना बच्चों, वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर बंध नहीं बन पाता है आसानी से। क्या नहीं बन पाता है? आसानी से बंध नहीं बन पाता है। लेकिन और इसी कारण क्रियाधार के जो अणु हैं उनको वो जब क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उस दौरान सक्रियण ऊर्जा अधिक खर्च होती है, क्योंकि वो अणु दूर दूर होते हैं। लेकिन एंजाइमों की उपस्थिति में क्या होता है बच्चों, कि एंजाइम पर होते हैं सक्रिय स्थल, और इन सक्रिय स्थलों से क्रियाधार के अणु आकर जुड़ जाते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? क्या हो जाते हैं? क्रियाधार के अणु आकर जुड़ जाते हैं। और ये क्रियाधार के अणु, माना कि चलो ये चौकोर सा जो दिख रहा है ना, ये जो चौकोर सा दिख रहा है, ये विवाह स्थल था ना, मैं इसको एंजाइम का सक्रिय स्थल मान लेता हूं। अब इस सक्रिय स्थल पर बहुत सारे, आप देखिए क्रियाधार के अणु जुड़ गए, तो आपस में पास पास आ गए ना, और पास पास होने के कारण इन क्रियाधार के अणुओं के मध्य में नए नए बंध बनते हैं। ये देखिए नए नए बंध बन रहे हैं।
क्योंकि ये पास पास है, पास पास वाले अणुओं में आसानी से बंध बन जाएगा। ठीक है, बंध बन गए, देखिए बंध बन गए। तो बंध बनने के कारण क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा, और ये उत्पाद क्या होंगे, फिर एंजाइम से पृथक हो जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो उत्पाद बना है, ये जो बंध बनने के कारण ये एंजाइम से क्या हो जाएंगे बच्चों, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अपन बार बार बोल रहे हैं कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो रहा है। अपन क्या बोल रहे हैं बार बार कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल बन कैसे रहा है। एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया को निम्न सिद्धांतों द्वारा समझाया जा सकता है। ताला चाबी सिद्धांत द्वारा, लॉक एंड की थ्योरी द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, यह सिद्धांत एमिल फिशर ने 1984 अर्थात 1984 में दिया था। जिस प्रकार इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार एक ताला केवल उसी की चाबी से खोला जा सकता है, उसी प्रकार एक विशेष आकार का क्रियाधार, मतलब कि एक विशेष आकार का क्रियाकारक ही एंजाइम के विशेष सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। इसको आप समझिए इस चित्र के द्वारा। देखो, ये कोई ताला है, ये क्या है, कोई ये ताला है, और इस ताले को अपन क्या मान लेते हैं, माना कि ये कोई ताला है। ठीक है, अब ये ताला केवल इसी चाबी से खुल सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर कि उसी प्रकार से ये एक विशेष प्रकार का क्रियाधार केवल इस विशेष प्रकार के एंजाइम अणु से ही जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल बना सकता है। अब देखो, जिस प्रकार से ये चाबी इस ताले में फिट हो गई ना, उसी प्रकार से ये क्रियाधार इस एंजाइम में फिट हो गया। तो एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र या एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, ये देखिए, उत्पाद का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, उत्पाद का निर्माण हो गया, और वापस एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया। इसको और अच्छे चित्र द्वारा समझते हैं अपन। देखिए देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है एंजाइम, और ये क्या है, ये खाडे जैसे ये जो बने हुए हैं, ये है इस एंजाइम की एक्टिव साइट, मतलब सक्रिय स्थल। क्या है ये, इसके सक्रिय स्थल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये सक्रिय स्थल बिल्कुल किसके समान है, सब स्ट्रेट के स्थलों के समान है, जिसके कारण ये जो सब स्ट्रेट है या जो क्रियाधार है वो आसानी से फिट हो जाएंगे इस एंजाइम के सक्रिय स्थलों में, और क्रियाधार के अणु पास पास आ जाएंगे, आपस में क्रिया करेंगे, उत्पाद बनाकर वापस एंजाइम से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत क्या है, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने का दूसरा सिद्धांत क्या है, प्रेरित आसंजक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है बच्चों, दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजक सिद्धांत, इंड्यूस फिट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे, इंड्यूस फिट थ्योरी कहते हैं। चित्र के द्वारा समझिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा प्रेरित आसंजक सिद्धांत क्या है। यहाँ पर आप देखिए, माना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये माना कि ये क्या है, ये कोई है हमारा एंजाइम। क्या है, ये कोई हमारा एंजाइम है। ठीक है, और ये एंजाइम का ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग, ये क्या है एंजाइम का, ये वाला भाग क्या है बच्चों, ये क्या है, ये वाला भाग, ये इसका सक्रिय स्थल है। क्या है, ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, सक्रिय स्थल के आकार को आप देखिए, और आप क्रियाधार के आकार को देखिए, बिल्कुल भी समान नहीं है। सक्रिय स्थल बिल्कुल ही अलग है, क्रियाधार बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, मतलब कि एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है या एक्टिव साइट है, उसका शेप अलग है, और क्रियाधार का शेप अलग ही है, आकार बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल के पास जाता है, तो क्या होता है, ये जो इसका सक्रिय स्थल है, ये अपने आकार को
क्रियाधार के अनुसार रूपांतरित कर देता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरित आसंजक सिद्धांत बोलते हैं। कि यहां पर क्या बताया गया है कि एंजाइम का सक्रिय स्थल प्रेरित हो जाता है, क्रियाधार के अणुओं के आकार के अनुसार ही प्रेरित होकर अपनी आकृति को परिवर्तित कर लेता है। और फिर क्या होता है, ये जो क्रियाधार है ये एंजाइम से जुड़ जाता है और एंजाइम क्रियाधार मध्यवर्ती सम्मिश्र या संकुल का निर्माण हो जाता है। एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर क्या होता है बच्चों? फिर क्या होता है? फिर तो वही होना है कि क्रियाधार उत्पाद बन के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, तो इस सिद्धांत को आप पढ़िए। देखिए, यह सिद्धांत 1966 में कोसलैंड द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं ये? देखो, इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं तथा जब क्रियाधार के अणु इन सक्रिय स्थलों के निकट आते हैं तो एंजाइम के ये सक्रिय स्थल अपना आकार क्रियाधार के अनुसार बदल लेते हैं। मतलब कि जैसे क्रियाधार का आकार होगा वैसे ही सक्रिय स्थल का भी आकार हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल क्रियाधारों के द्वारा प्रेरित होकर उनके अनुपूरक हो जाते हैं। क्या बोलता है सक्रिय स्थल? क्या बोलता है एंजाइम का क्रियाधार को देखते ही कि आना मेरे पास, ले मैं तेरे जैसा ही बन जाऊंगा, है ना? आ रही है बात आपको समझ में? तो उसके अनुपूरक हो जाता है और इस कारण ही इस सिद्धांत को प्रेरित आसंजक सिद्धांत बोलते हैं। आर्सेनिक नहीं, प्रेरित आसंजक सिद्धांत कहते हैं। प्रेरित आसंजक सिद्धांत कहते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? अब आगे आप देखिए ध्यानपूर्वक। सक्रियण ऊर्जा में कमी करना, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अब क्या हो जाएगा बच्चों? सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाएगी। देखते हैं अपन कैसे सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर आप देखिए, जब भी क्या होता है बच्चों, क्रियाधार कोई क्रिया करते हैं या कोई अभिक्रिया करते हैं और वो अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं, तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया गया है कि जब भी कोई अभिकारक के अणु या जब भी कोई क्रियाकारक अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो उस दौरान अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? देखो, कोई क्रियाकारक कोई मजा थोड़ी आ रहा है मिलकर उत्पाद बनाने में। अरे भैया, पहले क्रियाकारक अणु क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, फिर सक्रिय होने के बाद आपस में टकराते हैं और उत्पाद बना देते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए और क्रियाधार के अणुओं को सक्रिय करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन बिना एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए यहां पर ये क्रियाधार है, क्रियाधार के अणु है, ठीक है। अब ये क्रियाधार के अणु क्या बना रहे हैं? आप देखिए, एंजाइम रहित अभिक्रिया है, बिना एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो रहा है? इधर देखना, ये क्रियाधार के अणु है। ये देखो, ये इसको गर्म करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो, क्रियाधार ले लिया थोड़ा एक पात्र के अंदर या परख नली के अंदर, अलग अलग प्रकार के क्रियाधार को आप गर्म कर रहे हो, करे जा रहे हो, ये संक्रमण पथ पर पहुंचकर फिर वापस क्या होगा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? कि यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। बिना एंजाइम के जब कोई अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहां पर आप देखिए विभव ऊर्जा का मान बढ़े ही जा रहा है, ठीक है, और संक्रमण अवस्था तक पहुंचने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। आ रही है बात आपको समझ में? और यहां पर आप देखिए फिर उत्पाद बन रहा है। लेकिन एंजाइम युक्त अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा कम हो गई, तो देखिए कम ऊर्जा पर ही ये संक्रमण अवस्था में पहुंचकर उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है बच्चों, आप इस गोले के ऊपर नजर डालिए, देखिए जो है गोला है ना, इसको देखिए, ये क्रियाधार है, क्रियाधार यहाँ पर कोने में रख दिया, जीरो पर रख दिया। अब आप देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें एंजाइम नहीं है,
एंजाइम रहित अभिक्रिया में आप देखिए सक्रियण ऊर्जा का मान देखो कितना ज्यादा है, देखिए इस लाइन को कितनी ज्यादा है। तो अब देखिए अब ये क्रियाधार है, धीरे 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 गर्म कर रहे हो गर्म कर रहे हो गर्म कर रहे हो, फिर संक्रमण अवस्था में पहुंचा और फिर ये एकदम में किसमें परिवर्तित हुआ, उत्पाद में परिवर्तित हुआ। लेकिन अगर हमने इस अभिक्रिया में एंजाइम को काम में लिया है तो एंजाइम की उपस्थिति में फिर आप देखिए कम ऊर्जा पर ही ये संक्रमण अवस्था में पहुंच गया और फिर उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंजाइम का कार्य क्या है, एंजाइम का कार्य क्या है, सक्रियण ऊर्जा को कम करना, सक्रियण ऊर्जा को कम करना ही इसका काम है एंजाइम का। इधर आप देखिए इसको तो हटाइए, तो जाने क्या टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, इसको तो देखिए एक अभिक्रिया को, ये वाला एक अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए, इधर आप देखिए एक अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया को चालू करने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और इस सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। परंतु अभिक्रिया के दौरान एंजाइम को काम में लेने पर एंजाइम क्रियाधार के अणुओं के लिए सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। अतः एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर ही उत्पाद बना देते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसका मान ज़्यादा होता है। लेकिन जब अभिक्रिया में एंजाइम को काम में लेते हैं तो एंजाइम के अणु क्या करते हैं, क्रियाधार के अणुओं के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसके मान को कम कर देते हैं और कम सक्रियण ऊर्जा पर या कम ऊर्जा पर ही उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम की क्रियाविधि के दौरान क्या बनता है, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है, फिर सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है। एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण किस प्रकार से होता है, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है जब एंजाइम क्रियाधार से जुड़ता है तो एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल बनता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल अस्थायी होता है जिससे क्रियाधार उत्पाद बन के अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए चित्र के अंदर, ये देखिए एंजाइम है, ये इसका सक्रिय स्थल है, ये इसका क्या है, सक्रिय स्थल है, ये एंजाइम है और ये इसका क्या है, सक्रिय स्थल है, ये वाला। अब इस सक्रिय स्थल से ये क्रियाधार जुड़ गया। आ रही है बात आपको समझ, तो क्या बन गया, मध्यवर्ती सम्मिश्र बन गया। फिर एंजाइम और उत्पाद बनकर क्या हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया को हमने पढ़ा। इसे निम्न सिद्धांतों द्वारा समझाया जा सकता है, ताला चाबी सिद्धांत। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेरित आसंजक सिद्धांत। फिर पढ़ा सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ताला चाबी सिद्धांत और ये प्रेरित आसंजक सिद्धांत और ये सक्रियण ऊर्जा वाला ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।